इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच में ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देख के रूह कांप गई है और दिल सहम गया है। और वो तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे देख ली होगी। लेकिन अब मन में दो सवाल आते हैं कि भारत में बैठा व्यक्ति इस विवाद को कैसे समझे, उसका इस युद्ध से क्या लेना देना। और दूसरा ये सवाल है कि मोदी के लिए कैसे इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का युद्ध एक बड़ी चुनौती बन गया है। और अगर युद्ध इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन में हो रहा है तो आखिर भारत में क्यों छिड़ गई है जंग। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आप ये 5 बातें समझ लीजिए कि युद्ध क्यों मोदी के लिए चुनौती बन गया है। दूसरा है कि आखिर युद्ध वहां है तो भारत में क्यों छिड़ी है जंग। तीसरा है क्या है गाजा पट्टी की कहानी। देखिए, गाजा पट्टी तकरीबन 40 किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है और उस गाजा पट्टी में जो हमास संगठन है उसने इजराइल पर हमला कर दिया है। तो आखिर ये गाजा पट्टी पर इतना विवाद है क्यों। चौथा है कि क्यों फेल हुआ इजराइल का मोसाद के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसी ये मोसाद ही है इजराइल का। लेकिन इस हमले में गाजा पट्टी के हमास संगठन से ये मोसाद कैसे आ गया और इनकी कहां चूक हो गई। फिर पांचवा है कि इजराइल में 7 को ही ये जंग क्यों हुई, 7 ही को क्यों गाजा पट्टी के हमास संगठन ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया, ये 7 अक्टूबर ही क्यों चुना गया और आखिर ये विवाद की जड़ क्या है। तो सबसे पहला है कि आखिर ये इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का युद्ध मोदी के लिए क्या चुनौती पैदा कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि अभी G20 समिट हुआ था भारत में और हम लोगों ने एक MOU साइन किया है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का ये पूरा जो कॉरिडोर है ये अभी नया बनने वाला है। और इसका देखिए, आप यहाँ से पाथ देख रहे होंगे, ये यहाँ से जाएगा सऊदी अरब से जॉर्डन, इजराइल और फिर वो यूरोप में। इसमें क्या होगा कि अब रेल से भी ये जो ट्रेड है इन पूरे क्षेत्र में हो पाएगा। और ये एक तरीके से देखा जाए कि चीन को ये एक जवाब है। तो अगर मोदी ने इजराइल का साथ दे दिया है, एक ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी ने, उसमें उन्होंने हमास संगठन के लोगों को टेररिस्ट बताया। तो इससे हम ये मान रहे हैं कि इंडिया ने इजराइल को अपना समर्थन दे दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमास संगठन के लोग हैं जो फिलिस्तीनी हैं, तो सऊदी अरब उनका साथ देता है। और अगर मोदी ने या इंडिया ने एक साइड चुन रही है जो कि है इजराइल, तो उसमें ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप पर आंच आ सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही के कुछ सालों में मोदी के अरब मिस्र के रिश्तों पर भी इस पर आंच आ सकती है, क्योंकि बेहतर किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में अरब और मिस्र, कहां पर, ये अब सऊदी अरेबिया, ये इजराइल और इजराइल के इधर आता है आपका ये इजिप्ट, इनसे अच्छे रिश्ते किए हैं और उधर जाकर विजिट की है। तो उस पर भी जो है इससे आंच आ सकती है। अरब भारत का चौथा बड़ा पार्टनर है ट्रेड के मामले में। सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा पार्टनर है। रूस यूक्रेन में नहीं चुना था पक्ष। आप याद कीजिए कि जब रूस और यूक्रेन की जंग चालू हुई तो भारत एकदम न्यूट्रल स्थिति में था और उसने कोई पक्ष नहीं चुना था। यहाँ तक कि भारत पे सवाल भी उठाए गए थे जब सस्ते में भारत ने रशिया से ऑयल लिया था। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिससे पीएम मोदी को, अगर वो इजराइल का खुले तौर पर समर्थन कर चुके हैं, तो लेना पड़ेगा। मोदी ने लिया इजराइल का पक्ष, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, उनका एक ट्वीट जिसमें उन्होंने हमास संगठन को टेररिस्ट अटैक्स का नाम दिया। तेल अवीव से भारत लेता है हथियार। अब देखिए, ये जो इजराइल में एक इलाका है उधर से भारत हथियार लेता है। हम उनके टॉप कस्टमर्स हैं और इसलिए ही कहीं ना कहीं हम भारत का शायद साथ दे रहे हैं कि वहां से हमारा काफी अच्छा ट्रेड है। 17 में इजराइल जाने वाले पहले पीएम बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 में पहले ऐसे भारतीय पीएम थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था। अब दूसरा सवाल यह आता है कि अगर युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है तो आखिर भारत में किस बात की जंग छिड़ गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की इसमें राजनीति चल रही है। ये देखिए, बीजेपी का ट्वीट देखिए आप। बीजेपी ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा व्हाट इजराइल इज फेसिंग टुडे इंडिया सफर्ड बिटवीन 2004 to 14, नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। और इस वीडियो में सारे ऐसे आतंकी हमले बताए जो कि 2004 और 14 के बीच में हुए और ये भी बताया कि यूपीए के समय भारत में तकरीबन 10,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए।
अब इसके बाद कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। इसके तुरंत जवाब में ऐसी पूरी लिस्ट कांग्रेस ने निकाल दी। ये देखिए, मोदी सरकार में हुए बड़े आतंकी हमले। तो इजराइल की आड़ में कांग्रेस और बीजेपी की इस बात पे जंग चल रही है। तो ये तो हो गई बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति। एक बार पहले आप ये मैप पर नजर डालिए। इंडिया से तकरीबन 4000 से ज्यादा किलोमीटर दूर है इजराइल, जहां पर अभी जंग चल रही है। गाजा स्ट्रिप, जो कि एक छोटा सा इलाका है, उसने इजराइल पर हमला कर दिया और अब इजराइल ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं थोड़ा आपको इतिहास में लेकर जाऊं, इजराइल बनने के खिलाफ थे नेहरू। तो पहले ऐसे था कि ये जो पूरा आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, इजराइल का ये पूरा एरिया, ये पहले फिलिस्तीन के पास था। मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर पहले सारे फिलिस्तीन रहते थे और फिर यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इजराइल बना दिया। तब नेहरू ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी और उन्होंने अरब देश को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि यहूदियों ने ये गलत किया है, तो इजराइल बनने के वो लोग खिलाफ थे। इंदिरा राजीव का फिलिस्तीन को साथ, यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी और जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तभी भी उन लोगों ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया था और कहा था हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और इसका नतीजा क्या निकला? 1962 में अरब तटस्थ, जब भारत चीन का मुकाबला हुआ था 1962 में, तो सऊदी अरब ने न्यूट्रल स्टेट रखी, न भारत का साथ दिया न चीन का साथ दिया। और फिर ये हुआ कि जब 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, तो सऊदी अरब ने साथ दिया था पाकिस्तान का। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार आई, तो उन्होंने इजराइल के साथ जो अपने रिश्ते हैं वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। और उसका नतीजा क्या निकला कि 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, तब इजराइल ने भारत की मदद की थी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स पहुंचाए थे, यानी हथियार पहुंचाए थे। और उसका भी आप ये देख लीजिए, बैलेंस्ड पोजीशन किसे कहते हैं, कि 2014 में सुषमा स्वराज का संतुलित बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि हम फिलिस्तीन के ह्यूमन राइट्स के लिए समर्थन देते हैं, लेकिन इजराइल के साथ भी हमें अपने स्ट्रॉन्ग रिश्ते चाहिए। और उसी का नतीजा 2018 में भारत आए थे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति कहाँ पे? वेस्ट बैंक, इजराइल में एक इलाका है वेस्ट बैंक, वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो 2018 में भारत आए थे। अब तीसरा है कि आखिर ये 40 किलोमीटर का जो ये जमीन का टुकड़ा है, इसके लिए इतना विवाद क्यों है और इस पर इतिहास क्या कहता है। तो क्या है गाजा पट्टी की कहानी? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये इतना सा एरिया है, ये गाजा स्ट्रिप एकदम, ये देखिए बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर पूरा इजराइल है, यहाँ पर मिस्र यानी इजिप्ट है, और ये इतना सा 41 किलोमीटर का जो एरिया है, ये गाजा स्ट्रिप कहलाता है। और अभी गाजा स्ट्रिप ने इजराइल पे हमला किया है। गाजा स्ट्रिप में कौन रहते हैं? फिलिस्तीनी रहते हैं। और इजराइल में कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं। तो गाजा स्ट्रिप 41 किलोमीटर, 20 लाख प्लस फिलिस्तीनी। इसको कहा जाता है कि दुनिया में ये ऐसा क्षेत्र है जहां इतने से एरिया में इतनी ज्यादा आबादी है, यानी 20 लाख से ज्यादा यहाँ पर फिलिस्तीनी रहते हैं। और यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, गरीब है ये, तो कैसे, किसके रिसोर्सेज पर ये अभी तक जिंदा है? कतर, तुर्की, लेबनान, मिस्र का इसको साथ है, इसलिए जो हथियार है वो यहाँ सबसे आते हैं, रिसोर्सेज हैं वो इन सारे देशों से आते हैं। पहले पूरे इलाके में थे फिलिस्तीनी। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि इजराइल का ये जो पूरा इलाका है, इधर पहले फिलिस्तीनी रहते थे और फिर यहूदियों ने इस पर कब्जा कर लिया। गाजा में पहले ऑटोमन, फिर ब्रिटिश। अब अगर मैं सिर्फ इतनी सी पट्टी की बात करूं जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, इधर सबसे पहले तो ऑटोमन साम्राज्य चलता था। फिर जब ऑटोमन राज खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद 1948 में यहूदियों ने बनाया इजराइल। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो पूरे फिलिस्तीनी रहते थे, यहाँ पर फिर आ गए यहूदी और इन्होंने अपना अलग देश बना दिया, इजराइल। अब फिलिस्तीनी को दिया गया गाजा। अच्छा, अभी फिलिस्तीनी कहाँ जाते? क्योंकि अब यहूदियों ने कब्जा कर लिया था, तो यहूदियों ने क्या किया, गाजा स्ट्रिप जो है इधर अब फिलिस्तीनी बसने लगे। यानी जब बंटवारा हुआ तो फिलिस्तीनी के जो पाले में आया वो आया गाजा स्ट्रिप, और इस तरफ वेस्ट बैंक है वो आया। 1967 के बाद 38 साल तक इजराइल का राज। अच्छा, जब 1948 में बंटवारा हो गया, फिर 1967 में फिर युद्ध हुआ।
इजराइल ने फिर से गाजा स्ट्रिप को हथियाने की कोशिश की और उसमें सफल रहा। उसके बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर 38 साल तक राज किया और कहा जाता है कि इजराइल में जो यहूदी रहते थे उन्होंने बहुत अत्याचार किए फिलिस्तीनियों के साथ। 2005 में इजराइल गाजा से हट गया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर था। उसमें 2005 में इजराइल ने अपने लोग, अपनी फोर्सेस गाजा से हटा लिए और फिर एक बार फिर से गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीनियों के कब्जे में आ गया। 2007 से गाजा में हमास राज चला। अच्छा, 2005 में इजराइल वहां से जा चुका था, फिर 2007 में एक नया संगठन वहां पे उभर चुका था, हमास, जिसने अभी यहाँ पर हमले कराए हैं और इसको चरमपंथी संगठन बोला जाता है। अब 2007 में गाजा में हमास का राज चला और वो अब तक चल रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी फतह का कब्जा। अब इस तरफ ये तो है गाजा जहाँ पे हमास संगठन का राज चलता है, ये बिल्कुल बकायदा ये लोग जीते हैं चुनावी तरीके से। और जो वेस्ट बैंक जो इस तरफ आता है उसमें फतह एक पार्टी है, वो जो फिलिस्तीन की है, वहां पे उनका राज चलता है। अब चौथा है कि आखिर क्यों फेल हुआ इजराइल का मोसाद। मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं लोगो, ये मोसाद का लोगो है और कहा जाता है कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग खुफिया एजेंसी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मजबूत जो एजेंसी माना जाता है वो मोसाद को माना जाता है। और सवाल ऐसे ही उठ रहे हैं कि गाजा का जो एक छोटा सा हमास संगठन है उसने कैसे मोसाद को टक्कर दे दी, कैसे मोसाद को पता नहीं चला या इजराइल को पता नहीं चला कि ऐसा हमला होने वाला है। खूंखार है जासूसी एजेंसी मोसाद, मैं आपको बता चुकी हूँ। घरेलू यूनिट शिनबे भी खतरनाक, यहाँ की जो घरेलू यूनिट है शिनबे वो भी काफी खतरनाक मानी जाती है। लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता चल पाया कि कब वहां से गाजा स्ट्रिप से हमास संगठन के लोग बंदूकें लहराते हुए आए और कब्जा कर लिया इजराइल पर, और उसके बाद जो है 5000 रॉकेट बरसाए गए और युद्ध का ऐलान हो गया। इस्लामिक देशों का परमाणु प्लान फेल। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि अब सवाल उठे कि इजराइल को कैसे नहीं पता चला, मोसाद को कैसे नहीं पता चला। तो वहाँ के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का ध्यान इसी में था कि इस्लामिक देशों का परमाणु प्लान जो है फेल किया जाए, वो ईरान से लड़ने में ही रह गया और इसलिए वो ये जो पूरी टेररिस्ट अटैक हुआ इजराइल के हिसाब से तो उस पर ध्यान नहीं दे पाया और इतनी बड़ी चूक हो गई। चेतावनियों को किया गया नजरअंदाज। उधर के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया इजराइल की तरफ से, इसलिए इतना बड़ा हमला गाजा स्ट्रिप की तरफ से इजराइल पर हो गया। क्योंकि इजराइल, यहूदी लोग ऐसे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया था। लोगों को जो वहां पे हमेशा से रह रहे थे उनको बाहर निकाल के फेंक दिया था और ऐसा हमला उनको पता नहीं चला, तो इस पे सवाल उठ रहे हैं। 1973 में भी फेल हुआ था इजराइल। और फिर अगर मैं आपको इतिहास में लेके चलूं कि 1973 में भी जब इजराइल पर हमला हुआ था तब भी ऐसे सवाल उठे थे कि इजराइल के सुरक्षा फोर्सेस कैसे फेल हो गए। अब पांचवा है कि इजराइल में 7 अक्टूबर को ही ये हमला क्यों हुआ, ये जंग क्यों हुआ। अब इसके लिए आप थोड़ा सा इतिहास समझिए कि 1967 में इजराइल ने कब्जा बढ़ाया। अब क्या हुआ था, जब 1948 में यहूदियों का देश बना था इजराइल, तब ये फाइनल हो गया था कि भैया जो ये इतना सा एरिया है गाजा स्ट्रिप, इधर तो फिलिस्तीनी चले जाएंगे, ये जो वेस्ट बैंक है इधर भी फिलिस्तीनी रहेंगे और ये जो पूरा इलाका इजराइल का है इधर यहूदी लोग रहेंगे। लेकिन फिर क्या किया, इजराइल ने एक बार फिर से गाजा स्ट्रिप पे, वेस्ट बैंक पे हमला किया। कब किया? 1967 में, ताकि उसका और कब्जा बढ़े। लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर वापस से हमला होता है 1973 में, जब मिस्र यानी इजिप्ट और सीरिया ने, ये आपका सीरिया, तो सीरिया और मिस्र ने मिलकर इजराइल पर हमला किया 1973 में। तब की ही मैं बात कर रही थी कि 1973 में इजराइल के फोर्सेस फेल हो गए थे ये हमला पता लगाने में। 6 अक्टूबर को थी यहूदियों की शबात। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि दरअसल ये जो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोग रहते थे
उनका ये था कि जब उन्होंने 1973 में हमला किया था, जब मिस्र और सीरिया ने हमला किया था, तो 6 अक्टूबर उस दिन तारीख थी और उस दिन यहूदियों की शबात होती है। उनके लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है, जिस दिन वो प्रेयर्स करते हैं, उस दिन छुट्टी होती है। और जो अभी 7 अक्टूबर को हमला हुआ है, तभी भी उनके लिए एक धार्मिक पर्व था, सब छुट्टी पे थे और अचानक सुबह 7 बजे 5000 रॉकेट उनके ऊपर आके गिर गए। इजराइल, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी जड़ क्या है, इसकी नींव क्या है, आखिर फिलिस्तीनी और इजराइल क्यों लड़ रहे हैं। तो देखिए, इजराइल में जो लोग रहते हैं वो यहूदी होते हैं, जिनको ज्यूज कहा जाता है, और वो जुडाइज्म को फॉलो करते हैं। और गाजा में जो रहते हैं, जिन्होंने हमला किया है, उनको फिलिस्तीनी कहा जाता है, जो कि इस्लाम फॉलो करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये पूरा इलाका पहले फिलिस्तीन था, फिर उसके बाद 1948 में यहूदी पहले यहाँ पे अल्पसंख्यक में थे, लेकिन यूरोप से कुछ यहूदी आए और इनफैक्ट तादाद में आए। उसके बाद यहाँ पर यहूदियों की संख्या बढ़ी और यूएन की मदद के साथ उन्होंने 1948 में यहूदियों का एक अलग देश बना लिया, जिसका नाम पड़ा इजराइल। और जो फिलिस्तीन वहां पे रहते थे, उनको उन्होंने वहां से हटाना शुरू कर दिया। और वो लोग कहाँ चले गए? कुछ गए गाजा में, कुछ गए वेस्ट में, कुछ यरूशलेम में, कुछ लेबनान में चले गए, कुछ जॉर्डन में चले गए। तो इस तरीके से फिलिस्तीनियों को वहां से हटाया गया। तीनों धर्म के लिए जरूरी है अलक्सा। अब जो यरूशलेम में अलक्सा मस्जिद है, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है इस पूरी जंग का, क्योंकि तीनों धर्म अलक्सा मस्जिद में या वो जो परिसर है वो इम्पोर्टेंस रखता है तीनों धर्म के लिए, जुडाइज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए और इस्लाम के लिए भी। और आज तक तीनों सालों से इस पर लड़ रहे हैं। देखिए, अभी तो ये शुरू ही हुआ है और शुरुआत में ही ऐसे ऐसे दिल दहलाने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से हालात है, लग रहा है कि ये बहुत लंबा मामला जाने वाला है और ग्लोबली सारी कंट्रीज को इसका असर पड़ने वाला है। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।